हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ये क्लास मैं शुरू कर रहा हूँ अपने चैनल पे और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ उन सभी छात्रों के लिए जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। बिहार के जो छात्र हैं जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं विभिन्न कॉलेजेस में, और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको पढ़ने के दौरान। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उनकी सारी परेशानियों का हल इस चैनल पे लेके आऊँ और कोशिश करूँ कि आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं, जहाँ भी दिक्कतें हैं, उनको हम लोग कम कर पाएँ। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश रहेगी। तो बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि सर आप मैकेनिक्स पढ़ाइए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिहार के बच्चों के लिए ये शुरू किया है। नॉट ओनली बिहार बट सारे जगह जहाँ भी मैकेनिक्स की पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जिन ब्रांचेज में होती है, मैं उन सभी को इस अपने चैनल के माध्यम से मैं मैकेनिक्स पढ़ाऊँगा। तो मैं उनकी सारी समस्याओं का हल भी करूँगा। और मेरे ख्याल से अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। चूँकि हमारा ये फर्स्ट क्लास है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये जो है हमारा अकॉर्डिंग टू SBTE सिलेबस है। SBTE सिलेबस का मतलब हुआ कि स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एडुकेशन। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एडुकेशन हमारे बिहार का जो है बोर्ड है जो पॉलिटेक्निक की डिग्री देता है, विभिन्न अलग कोर्सेज़ की भी देता है, बट जो पॉलिटेक्निक की डिग्री है वो SBTE के थ्रू मिलती है। तो इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैं अपने इस सेशन में पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव इस सब्जेक्ट का क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब हो जाता है इसको पढ़ने के बाद आपका कितना, मतलब किस एरिया में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ाया जाता है। ठीक है, उद्देश्य ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव का मतलब हो जाएगा उद्देश्य। तो इस सब्जेक्ट को, इस विषय को पढ़ने का जो उद्देश्य है वो निम्नलिखित मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है। अब उसको समझते हैं। सबसे पहला है टू ऑब्टेन रिजल्टेंट ऑफ वेरियस फोर्सेस। मैकेनिक्स की बात है तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि इसमें हम लोग फोर्स की स्टडी करने वाले हैं, यानी बल की। जो बल लगता है, किसी भी तरह का बल हो, क्योंकि बल तो आपको दिखेगा नहीं, फोर्स आपको दिखेगा नहीं। फोर्स क्या है, एक इफेक्ट है। फोर्स को आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है, बट वो दिखेगा नहीं। तो फोर्स को जब महसूस कर सकते हैं तो उसको दिखाना है आपको कागज पे। समस्या यहाँ ये आ जाती है कि उस फोर्स को आपको कागज पे दिखाना है। तो वहाँ पे जो है हम लोग इस तरह के वेरियस रिजल्टेंट और वेरियस अलग अलग चीज़ों को स्टडी करेंगे। फोर्स की स्टडी करेंगे और अलग अलग तरह से उसको तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, और जो भी करना होगा वो हम लोग अपने इस सब्जेक्ट में, सेशन में करेंगे। अगला जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है टू कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शंस थ्रू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर वेरियस स्ट्रक्चर। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है कि आप सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकें। किसकी मदद से, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन के नियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। संतुलन के नियमों के अनुसार आप किस तरह से सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका पता कर सकते हैं। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है टू अंडरस्टैंड रोल ऑफ फ्रिक्शन इन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, यानी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो शब्द है वो, उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये घर्षण शब्द है। घर्षण जो हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, उसमें भी फोर्स होता है, उसमें भी बल होता है। तो उस बल को समझने के लिए हम लोगों को, जो फ्रिक्शन का जो रोल है वो समझने के लिए हम लोगों को इसमें जाना होगा। इसका एक यूनिट है फ्रिक्शन का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद है टू नो फंडामेंटल लॉज ऑफ मशीन एंड देयर एप्लीकेशंस टू वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। और जो हमारा अगला सेक्शन है वो है कि जो लॉ ऑफ मशीन है, मशीन का जो नियम है, मशीन के काम करने का जो नियम है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसका देखेंगे कि अलग अलग इंजीनियरिंग जहाँ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, दिक्कतें आती हैं, उनमें हम लोग किस तरह से इन मशीन्स की मदद से उन दिक्कतों को ख़त्म करते हैं, उन दिक्कतों को कम करते हैं। ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट का जो ये ओवरव्यू है, जो हम लोग का उद्देश्य है, वो मेरे ख्याल से सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम लोग आते हैं यूनिट वाइज। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो क्या बोलता है। ठीक है, ये रहा हमारे पास यूनिट 1 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। इसको हम लोग समझते हैं।
यूनिट 1 में है हम लोग बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम पढ़ेंगे। जो फोर्स है उसका बेसिक क्या होता है उसको पढ़ेंगे। फिर आ जाता है उसी बेसिक्स में सिग्निफिकेंस एंड रेलिवेंस ऑफ मैकेनिक्स। सिग्निफिकेंस और रेलिवेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कि मैकेनिक्स को कहाँ से लिया गया है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसको पढ़ने से हम लोगों को क्या हासिल होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस देखेंगे। आ जाता है फिर अप्लाइड मैकेनिक्स, थोड़ी बहुत अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में देखेंगे। स्टैटिक्स, डायनामिक्स, स्पेस, टाइम, मास, पार्टिकल, फ्लेक्सिबल बॉडी एंड रिजिड बॉडी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फंडामेंटल यूनिट्स जो हमें ऑलरेडी परोस के दी जा चुकी है कि यही हमारा फंडामेंटल यूनिट है, इसको पढ़ लो भाई, इसको रट लो। और डिराइव्ड यूनिट को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से हम लोग डिराइव्ड यूनिट को निकालते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा जो है हमारा सेक्शन फर्स्ट यूनिट में ही, ये है हमारा फोर्स। अब फोर्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है। इसमें क्या क्या है, तो यूनिट है, रिप्रेजेंटेशन एज अ वेक्टर एंड बाय बोज नोटेशन, किस तरह से हम लोग फोर्स को दिखा सकते हैं। मैंने अभी बताया था फोर्स को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इफेक्ट है, तो किस तरह से दिखा सकते हैं। फिर आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता क्या है और फोर्स का इफेक्ट क्या है ना। फोर्स के वजह से क्या क्या बदलाव होता है, इफेक्ट क्या होता है उसका। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, फोर्स सिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये कुछ सिद्धांत है जिसके आधार पे जो है फोर्स का जो है ट्रांसमिशन काम करता है। और कुछ फोर्स सिस्टम है और उनके विभिन्न प्रकार हैं, उनका विभाजन किया गया है। ठीक है, अगला सेक्शन में रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स है, जिसमें कि हम लोग रिजॉल्व करेंगे फोर्स को। दो तरह से हम लोग इसमें तोड़ेंगे और जोड़ेंगे। तो रिजोल्यूशन करेंगे तो हम लोग रिजॉल्व करेंगे, कॉम्पोजिशन करेंगे तो हम लोग कंपोज करेंगे। तो जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, रिजोल्यूशन का मतलब हो जाएगा तोड़ना। अगर एक फोर्स है तो 2 भाग में तोड़ो, 3 भाग में तोड़ो, 4 भाग में तोड़ो, जितने भाग में तोड़ना है तोड़ो। कॉम्पोजिशन आएगा तो कंपोज करेंगे, यानी विभिन्न फोर्सेस को मिला के हम लोग कोई एक फोर्स बनाएंगे, उसका रिजल्टेंट बनाएंगे। तो रिजोल्यूशन में पढ़ना है ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, वेरिग्नन्स थ्योरम, ये पढ़ना है। कॉम्पोजिशन में क्या पढ़ना है, रिजल्टेंट, एनालिटिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट, लॉ ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपके फर्स्ट यूनिट में पढ़नी है। बेसिकली फर्स्ट यूनिट में जो है बहुत कम न्यूमेरिकल है और थ्योरी थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है ताकि आपको जानकारी मिल सके। अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड यूनिट में। तो अब हमारा ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 जो हम लोगों को पढ़ना है वो पूरी तरह से इक्विलिब्रियम पे आधारित है। इक्विलिब्रियम जैसा कि शब्द मैंने आपको बताया था, ये संतुलन को रिप्रेजेंट करता है। तो संतुलन के बारे में आप लोग भली भांति परिचित होंगे, पर इसका फोर्स में कहाँ यूज़ होगा इसको हम लोग देखेंगे। सो इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रांट क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। फ्री बॉडी एंड फ्री बॉडी डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्री बॉडी एंड फ्री बॉडी डायग्राम, जब तक आप इस डायग्राम को बनाना नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे यदि फोर्स का कैलकुलेशन करना है तो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं इसको विस्तार से पढ़ाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। फिर आ जाता है एनालिटिकल एंड ग्राफिकल मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग इक्विलिब्रियम। एनालिटिकल मेथड होता है और ग्राफिकल मेथड होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ग्राफिकल में आप पिक्चर के थ्रू समझाते हैं, यानी कोई फिगर बनाया उससे आपने उसको सॉल्व किया। एनालिटिकल में इक्वेशंस के थ्रू हम लोग करते हैं, उसमें पिक्चर कम होता है, इक्वेशन ज़्यादा होता है। सो ये दोनों भी जो है महत्वपूर्ण है आपके इक्विलिब्रियम को एनालाइज करने के लिए, इक्विलिब्रियम को पहचानने के लिए, इक्विलिब्रियम का पता करने के लिए। फिर आ जाता है लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फोर्स के बारे में है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। स्टेटमेंट क्या होगा और उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। फिर आ जाता है एप्लीकेशन फॉर वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। इंजीनियरिंग बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब आप किसी जॉब में होते हैं या कहीं काम कर रहे हैं, आपका काम हो रहा है वो इंजीनियरिंग काम हो रहा है, तो वहाँ पे जो है क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उस आधार पे हम लोग लामिस थ्योरम कैसे लगाएंगे उसके बारे में देखेंगे। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ बीम्स, कितने तरह के बीम होते हैं, जैसे फिर आ जाता है सपोर्ट्स, कितने तरह के सपोर्ट्स होते हैं उन सबको देखेंगे, जिसमें आपका सिंपल होता है हिंज्ड सपोर्ट, रोलर एंड फिक्स सपोर्ट, ये 4 तरह के सपोर्ट्स हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे एंड लोड्स एक्टिंग ऑन बीम्स,
यानी बीम के ऊपर कितने तरह के लोड एक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसमें जो है वर्टिकल एंड इंक्लाइंड पॉइंट लोड्स होता है, यूडीएल और कपल। यूडीएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसको हम लोगों ने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। फिर आ जाता है बीम रिएक्शंस फॉर कैंटिलीवर, एक कैंटिलीवर बीम होता है अलग से। फिर आ जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम विथ और विदाउट ओवरहैंग। ओवरहैंग मतलब कि सपोर्ट से ज़्यादा निकल के वो लटक रहा है, हैंग हो रहा है, ठीक है, वो ओवरहैंगिंग बीम हो जाता है। सब्जेक्टेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट लोड एंड यूडीएल, यानी कि पॉइंट लोड भी रहेगा और यूडीएल भी रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी रहेगा। तो इस दोनों को कंबाइन करके जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा। फिर आ जाता है बीम रिएक्शंस ग्राफिकली फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू वर्टिकल पॉइंट लोड्स ओनली। फिर बीम रिएक्शंस ग्राफिक के थ्रू हम लोग समझेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि वर्टिकल पॉइंट लोड के आधार पे होगा। यानी वर्टिकल मतलब होता है वाई एक्सिस के लॉन्ग, बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा हुआ या नीचे की ओर जा रहा है अगर कोई फोर्स, तो वो वर्टिकल पॉइंट लोड्स होता है। और पॉइंट लोड होगा, सब चीज़ों को मैं समझाऊंगा बिल्कुल विस्तार से, बस आप ध्यान से मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। अब हम लोग आते हैं थर्ड यूनिट में। सो ये हमारा यूनिट 3 हो गया। अब इस यूनिट में हम लोगों को फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। घर्षण जो हिंदी में शब्द है, ये इससे भली भांति आप वाकिफ़ होंगे। जब दो चीज़ें टकराती हैं और उनमें जो है ऐसे ऐसे मोशन होता है, एक दूसरे के विपरीत मोशन होगा या सेम डायरेक्शन में मोशन होगा, तो हमारा घर्षण होगा। अब इस घर्षण के वजह से हीट बढ़ता है, तो वो सब सेक्शन हमारा थर्मल में आ जाएगा। बट यहाँ पे जो है हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स किस तरह से लगता है। तो उसमें जो है फ्रिक्शन एंड इट्स रेलिवेंस इन इंजीनियरिंग टाइप्स एंड लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछता है। तो फ्रिक्शन और वो कहाँ से लिया गया है इंजीनियरिंग में, उसके टाइप्स क्या हैं उनके बारे में देखेंगे। ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन के सिद्धांत, फ्रिक्शन के नियम, कुलम फ्रिक्शन भी बोलते हैं, लॉज ऑफ कुलम फ्रिक्शन, क्योंकि कुलम ने इसको दिया था, कुलम एक साइंटिस्ट का नाम है। तो उनको हम लोगों को पढ़ना है। फिर आ जाता है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, कुछ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम भी होता है, इसमें भी हम लोग संतुलन के नियमों को देखेंगे, उनका पालन करेंगे। फिर आ जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू जो होता है वो कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फिर आ जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये फाई से डिनोट होता है, फाई से हम लोग डिनोट करेंगे। फिर एंगल ऑफ रिपोज है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसका एक रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू tan फाई, उसको हम लोग सिद्ध करेंगे और उसको पढ़ेंगे। फिर आ जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज ऑन लेवल सरफेस सब्जेक्टेड टू फोर्स पैरेलल एंड इंक्लाइन टू प्लेन, यानी कि संतुलन हम उन वस्तुओं का देखेंगे जो कि लेवल सरफेस पे रहेगा और उस पर जो फोर्स लगेगा वो पैरेलल होगा और इंक्लाइंड होगा प्लेन के, यानी प्लेन जिस पे आप रखे हुए हैं उस वस्तु को, उसके यदि बिल्कुल ही समानांतर रेखा पे रहेगा, पैरेलल होगा, और यदि किसी एंगल के थ्रू उस प्लेन पे वो रहेगा तो उसको हम लोग इंक्लाइंड बोलेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज ऑन इंक्लाइंड प्लेन सब्जेक्टेड टू फोर्स पैरेलल टू द प्लेन ओनली। फिर हम लोग पढ़ेंगे उन वस्तुओं के बारे में जो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। यहाँ पे हमारा जो है ये सिंपल एक प्लेन पे रखा हुआ है, यहाँ पे जो है वो हमारा इंक्लाइंड है, ऑलरेडी इंक्लाइंड है, ठीक है। वस्तु आपकी यहाँ रखी हुई है और दूसरा है कि वस्तु आपकी यहाँ रखी हुई है, ठीक है। तो ये सिंपल प्लेन पे है और ये इंक्लाइंड प्लेन पे है, दोनों अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो उनमें जो फोर्स लगेगा वो इंक्लाइंड और पैरेलल टू द प्लेन, दोनों के लिए हम लोग स्टडी करेंगे। तो फ्रिक्शन में हम लोग कुछ ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने यूनिट 4 पे। सो ये हमारा जो है यूनिट 4 है। सो इस यूनिट में हम लोग क्या है, दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। है तो ये एक ही चीज़ बट अलग अलग है, इसको जो डिफरेंस, इसका जो बीच का डिफरेंस है वो मैं समझाऊंगा, जो अंतर है। सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो दोनों जो है एक ही चीज़ है बट एक माइन्यूट सा अंतर है, उसको हम लोग देखेंगे अपने इस यूनिट में। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, सेंट्रॉयड ऑफ ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर्स। अब कुछ प्लेन फिगर्स होते हैं जो एक कागज़ पे ही बन पाएंगे, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल,
ट्रायंगल, सर्किल, सेमी सर्किल, क्वार्टर सर्किल। ठीक है, अलग अलग तरह के चीज़ें होती हैं, जैसे त्रिभुज हो गया, और क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो हैं हिंदी के नामों को हम लोग देखते हैं और उनका सेंट्रॉयड निकालते हैं। किस तरह से निकालेंगे, तो उसका भी एक तरीका है। ठीक है, उस तरीके को हम लोग अपने इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है सेंट्रॉयड ऑफ कंपोजिट फिगर्स कंपोज्ड ऑफ नॉट मोर देन कितना, 3 ज्योमेट्रिकल फिगर्स। यानी कंपोजिट फिगर्स यानी कि इन सब को अलग अलग तो हम लोगों को देखना ही है, साथ ही इन सब को कंबाइन भी कर देना है, कंपोज कर देना है। कितना, तो 3 फिगर, कम से कम मिनिमम मैक्सिमम 3 फिगर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फिगर, उससे अधिक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हो सकता है कि ट्रायंगल, सर्किल, सेमी सर्किल तीनों कंबाइन हो जाए, इन तीनों का सेंट्रॉयड आपको निकालना हो तो कुछ भी हो सकता है। बहुत आसान हो जाएगा, मैं आपको समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर आ जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब यहाँ पे जो है ये शब्द आ गया। पहले आप देख रहे थे सेंट्रॉयड, फिर अब आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसका, ऑफ सिंपल सॉलिड्स। सिंपल सॉलिड, सिंपल सॉलिड, इसमें प्लेन फिगर नहीं है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो सेंट्रॉयड होता है वो प्लेन फिगर्स के लिए होता है, जिनमें शामिल होगा स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल, सेमी सर्किल, क्वार्टर सर्किल। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो सॉलिड फिगर के लिए होता है, वो 3 डायमेंशनल फिगर हो जाता है। ये हमारा 2 डायमेंशनल होता है। वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के बीच में। ठीक है, सो इसमें हम लोगों का आ जाएगा क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंपोजिट सॉलिड्स। इसमें भी कंपोजिट सॉलिड्स को देखना है, यानी इन सब को कंबाइन करके, अलग अलग तो देखना ही है, कंबाइन करके भी देखेंगे, जिसमें कि वो सब जो है अधिक से अधिक कितने हो, तो 2 सिंपल सॉलिड्स, यानी 2 ही, इन सब को हम लोगों को मैक्सिमम 2 ही को लेके चलना है। एक या तो ये होगा, ये या तो ये होगा, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 को कंबाइन करके उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सो हमारे 4th यूनिट में इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। अब हम लोग आ जाते हैं 5th यूनिट में। ठीक है, सो ये हमारा यूनिट 5th है, सिंपल लिफ्टिंग मशीन। अब लिफ्टिंग मशीन की बात हो रही है, जो कि बहुत साधारण सा होगा। तो लिफ्टिंग का मतलब हो गया किसी चीज़ को उठाना। लिफ्ट आप देखते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, वहाँ पे चीज़ें उठाई जाती हैं, आपके वजन को उठाया जाता है और नीचे लाया जाता है। ठीक है, तो ये लिफ्टिंग मशीन्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे क्या क्या है उसमें पढ़ने के लिए, सिंपल लिफ्टिंग मशीन है, उसके बाद आ जाता है लोड, एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज। अब देखिए यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस है लोड और एफर्ट का, दोनों फोर्स ही है, बट एक क्या है, लोड है, दूसरा एफर्ट है। एफर्ट मतलब आपकी कोशिश, आप उस लोड को उठाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक फोर्स के रूप में ही हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो लोड अलग हो गया, जितना लोड है उस पर हम लोग को काम करना है, लोड हमारे पास ऑलरेडी है। मान लीजिए कोई 10 किलो का सामान है, बोरा है, 10 किलो का बोरा है, बोरा तो आप समझ ही रहे होंगे, बिहारी लैंग्वेज है। सो 10 किलो का कोई बोरा है, उसको उठाने के लिए आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं। तो 10 किलो को उठाने के लिए हो सकता है ऑब्वियसली आप 10 किलो ही लगाएंगे, तो 10 किलो को उठाने के लिए जब आप 10 किलो लगाएंगे तभी बोरा उठेगा। पर जैसे ही आप मशीन की मदद लेंगे तो वही 10 किलो का एफर्ट आपका कम होके हो सकता है आधा किलो का हो जाए, 2 किलो का हो जाए, है ना। तो मशीन्स का यही वर्क है, उसको हम लोग समझेंगे। फिर आ जाता है मैकेनिकल एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब हो जाता है क्या आपको उससे क्या हेल्प मिल रहा है, उससे क्या आपको फ़ायदा हो रहा है। एडवांटेज का मतलब ये हो जाएगा। तो मशीन की मदद से क्या फ़ायदा मिलता है उसको हम लोग इसके टर्म्स में देखते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ही अच्छा होता है, इसका एक टर्म होता है वो मैं बताऊंगा, लोड अपॉन एफर्ट बोलते हैं उसको। फिर आ जाता है एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं इसके। फिर आ जाता है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो का मतलब हो गया कितने दूर तक आपका वेलोसिटी हुआ, एफर्ट का और लोड का, तो उसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो निकालना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मशीन की क्षमता निकालनी है भाई। तो अगला जो टर्म है वो है हमारा एफिशिएंसी ऑफ मशीन, यानी मशीन की क्षमता। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। एक हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है और दूसरा हमारा जो है वो वेलोसिटी रेशियो है। ठीक है, फिर हम लोग एफिशिएंसी ऑफ मशीन निकाल पाएंगे।
फिर आ जाता है हमारा लॉ ऑफ मशीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ मशीन होता है। फिर आ जाता है आइडियल मशीन किसको बोलते हैं, जो सारे सिद्धांतों पे काम करे उसको आइडियल मशीन बोलते हैं। आइडियल पर्सन किसको बोलते हैं, जो आपको संपूर्ण लगता है, जिसके अंदर सारे सर्वगुण संपन्न है, उसको हम लोग आइडियल बोलते हैं और उसी को आइडियल मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आइडियल मशीन होगा, कोई मशीन ऐसा होगा जो पूरी तरह से सारे नियमों का पालन करता होगा और अच्छे से काम करता होगा, सो उसको आइडियल बोलेंगे। फिर आ जाता है फ्रिक्शन इन मशीन, यहाँ भी फ्रिक्शन घुस गया भाई। देखिए फ्रिक्शन इन मशीन यानी मशीन्स में जो घर्षण होता है उसके वजह से क्या इफेक्ट होगा उसको देखेंगे। फिर आ जाता है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल मशीन्स। फिर यहाँ देखिए मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज में क्या होगा, अधिक से अधिक कितना फ़ायदा हो रहा है हम लोगों को वो देखेंगे और उसकी क्षमता उस वजह से क्या हो रही है उसको देखेंगे। फिर रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब कोई काम जहाँ से शुरू किया वापस से हम लोग उसी काम पे आ गए। नॉन रिवर्सिबल का मतलब जहाँ से शुरू किया वहाँ हम लोग नहीं आए, तो उसको नॉन रिवर्सिबल बोलेंगे। तो ऐसी मशीन्स होती हैं बहुत सारी, उनको देखेंगे। फिर आ जाता है कंडीशंस फॉर रिवर्सिबिलिटी, रिवर्स होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या नियम है, क्या क्या चीज़ों का पालन करना पड़ता है। फिर आ जाता है वेलोसिटी रेशियोज ऑफ सिंपल एक्सल एंड व्हील, एक सिंपल एक्सल होता है और व्हील होता है चक्का, तो उसको हम लोग जो है उसका वेलोसिटी रेशियो देखेंगे। फिर आ जाता है डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील। फिर आ जाता है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, ये भी बहुत अच्छा टर्म है, मशीन्स के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं उसको। सिंगल परचेज एंड डबल परचेज क्रैब विंच, क्रैब का मतलब हो गया केकड़ा, क्रैब का मतलब क्या हुआ, केकड़ा। तो केकड़ा जो है बहुत अच्छा काम करता है, वो उसी के टर्म्स में उसी से मिलता जुलता एक मशीन भी है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल परचेज विंच क्रैब, डबल परचेज विंच क्रैब। ये बहुत सारे लैब्स में आज के डेट में अवेलेबल है। इसकी जो है एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में, आप चिंता बिल्कुल नहीं करें। फिर आ जाता है आपका सिंपल स्क्रू जैक। स्क्रू जैक के बारे में आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे। स्क्रू जैक जो होता है वो गाड़ी जब ख़राब हो जाती है, 4 चक्का 4 व्हीलर ख़राब हो जाता है, कैसे, पंक्चर हो गया भाई तो चेंज करना है ना टायर, तो हम क्या करते हैं, स्क्रू जैक को लगा लेते हैं। छोटा सा डिवाइस है पर उतने वजन के गाड़ी को वो उठा लेता है, तो आप इससे समझ सकते हैं कितना फ़ायदेमंद है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर आ जाता है वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक। वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक एक तरह का मशीन है जिससे हम लोगों की बहुत मदद होती है, बहुत सारे वजन हैवी वजन को उठाने के काम आता है, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है गियर्ड पुल्ली ब्लॉक। गियर्ड पुल्ली ब्लॉक भी एक मशीन है जो कि गियर्स के थ्रू काम करता है और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे मशीन्स में। इन सब को हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपने सेशन में, जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में हम लोग इन सब को देखेंगे। ठीक है, सो ये 5 यूनिट्स थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के। कुछ बुक्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उन बुक्स को आप ख़रीद लें या डाउनलोड कर लें। उन बुक्स की मदद से हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। मैं तो आपको हूँ ही डाउट्स क्लियर करने के लिए, पर वो किताब भी जो है बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। मैंने खुद उससे पढ़ाई की है तो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा। तो उस बुक का नाम है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ उस बुक का क्या नाम है। उस बुक का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय राइटर जो है वो है R.K. बंसल। राइटर का नाम है R.K. बंसल। अगर ये बुक मिल जाती है तो बहुत अच्छा, द बेस्ट माना जाएगा। अगर नहीं मिलती है तो इसके बजाय आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय R.S. खुरमी, ये जो है मैकेनिकल के बहुत अच्छे राइटर्स हैं, बहुत सारी सब्जेक्ट पे इन लोगों ने किताब लिखी है। ये दोनों बुक को आप रेफ़र करेंगे, इनमें बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, क्योंकि बुक्स बहुत होते हैं तो उनमें अलग अलग लैंग्वेज रहता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है, तो हम लोग ज़्यादा उलझेंगे नहीं इस सब्जेक्ट में, बिल्कुल सिंपल चलेंगे। मैं बिल्कुल आपकी मदद के लिए तैयार रहूँगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।